से जो जी बताएं बताएं। तो उसमें से 2 महीने का समय दिया गया था पीआईओ को कि 2 महीने में इनको आप उपलब्ध कराइए। और जांच के लिए भी शायद लिखे थे सीओ की इसकी जांच भी कराइए, नाली नहीं बनाई गई थी इस संबंध में। अब 2 महीना होने को हो गए, 3 अप्रैल को लगभग लगभग 2 महीने पूरे हो जाएंगे। और मैंने उनके नंबर पर फोन करके इस बारे में जानना चाहा, तो वहां से बोले कि ऐसा नहीं है, वो आपका निरस्त हो गया है, आपको 60 दिन में देने के लिए नहीं बोला गया है, केवल हम यहाँ से जांच के लिए बोला गया है, ऐसा बोले सर। तो इस पे अब हम आगे क्या करें? नहीं, हम समझ नहीं पाए। कहाँ, किसने बोला, कहाँ फोन किया था आपने? अब मैं राज्य सूचना आयुक्त में किया था, तो वहाँ के जो हैं वो फोन उठाए थे मैडम जी। हम्म। तो मैं उनसे पूछा कि मेरे 2 महीने तो समाप्त हो गए, तो इसमें क्या है? तो बोले कि आपको, आपका जो है एक निरस्त हो गया था, आपको 60 दिन में देने के लिए नहीं, हमने सीओ को लिखा है जांच के लिए कि इसकी जांच कराई जाए हम्म। इस बारे में। द्विवेदी जी, हेलो। हाँ वालेन मिश्रा जी जी। जी जी, तो इस पे अब क्या किया जाए सर? मतलब कि हमारा वो निरस्त ही माना जाएगा? नहीं, जब आपकी सुनवाई हुई थी तो सुनवाई के दौरान क्या कहा था आयोग ने? आयोग ने ये कहा था पीआईओ को कि हम आपको 60 दिनों का, 2 महीने का समय दे रहे हैं, 60 दिनों का, 2 महीने बाद इनको उपलब्ध कराइए। और प्लस उसमें ये बोले थे कि इनमें जांच के लिए भी लिखिए, ये भी बोले थे। हम्म। बोले नाली नहीं बना है तो इसमें आप जांच के लिए भी लिखिएगा, ऐसा बोले थे हम्म। माननीय श्री मनोहर लाल तिवारी जी के द्वारा। हम्म। जी सर। अच्छा। जी, और मैं पूछा अभी ऑर्डर कल। ऑर्डर ऑर्डर आपको मिला उसका? नहीं, ऑर्डर नहीं मिला। मैं बात किया तो बोले कि ऑर्डर हम भेज दिए हैं साधारण डाक से, लेकिन हमको आज तक अभी प्राप्त नहीं हो पाया। तो तो आप बोले एक पत्राचार करके आरटीआई लगा करके उनसे ऑर्डर की कॉपी ले लीजिए पहले। वो ऑर्डर में क्या लिखे हैं, वो आपके सामने क्या बोला था वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना? जी वो ऑर्डर में क्या उन्होंने दिया वो इम्पोर्टेंट है। तो जब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलता तब तक अपन उसमें कुछ कह नहीं सकते। जी तो जी जी। हाँ, तो इसलिए इसको देखना पड़ेगा कि ऑर्डर में क्या लिखा है। तो ऑर्डर की आप एक कॉपी जरूर उनसे मांगिए, है ना? तो सर इस तरह में मतलब बोलेंगे कुछ और ऑर्डर में तो गड़बड़ होगी सर फिर। हाँ, ऑर्डर वही वही मैं कह रहा हूँ, अक्सर ऐसे होता है। ये तो भारी समस्या है सर। यह समस्या है बिल्कुल। वीरेंद्र कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार। कोऑपरेटिव सोसाइटी का इंफॉर्मेशन के लिए कैसा करना सर? हाँ, आप महाराष्ट्र से है सर? नहीं नहीं, आंध्रा, आंध्र, तेलंगाना, अच्छा। तो हैदराबाद। वहाँ कोई स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, स्टेट एक्ट? हाँ, इसको उसमें है, उसमें देना बोल के है। हाँ, तब तो फिर आप उसको जो है सेक्शन 2F में इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हैं, क्योंकि वो सूचना की परिभाषा में आता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के तहत वो बना हुआ है, तो वो पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा 2H में। आरटीआई में मांग सकता है? हाँ जी, आरटीआई एक्ट में मांग सकते हैं आप, क्योंकि 2H में पब्लिक अथॉरिटी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट एक्ट से बनी है। तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ये है ना, कोऑपरेटिव उसमें नया था बोल के। नहीं, वो केरला का है थलपालम सर्विस कोऑपरेटिव बैंक, सर but that is given only for cooperative banks. So and that is under their state act. Kerala के act में है, so Andhra Pradesh act may be different. So you will have to see the exact provisions of your state act.
हाँ, स्टेट एक्ट में एक मिनट बताएंगे आपको। See, either you can ask directly the cooperative society, or if it doesn't come within say public authority, then maybe you can request the registrar of cooperative societies, because registrar has some information. The registrar तो public authority होता ही है. हाँ, सही है। So you can ask indirectly, but registrar will be able to give only that information which is in their possession as a regulatory body. हाँ, इसमें एक्ट में है, every society shall keep a copy of act and the rules, the bylaws, books of accounts and all records, documents and registers for access by its members free of charge at all reasonable times at its office. Access shall be provided for every member to inspect such portions of the above said books, registers, documents and records as requested. 2A, a society shall furnish to a member on request in writing and on payment of such fees as may be fixed, a copy of any of the documents mentioned in subsection 1 or extracts of the transactions relating to him, which the society within 30 days from the date of the payment of the such fees. But it provides only for members. It members does not provide it for third party या दूसरों के लिए नहीं है, because society may be private. If the society is private, then that is not a public authority. member है सर, ये member मांग रहे। हाँ, तो फिर RTI की भी जरूरत नहीं है. You can directly ask under this provision of the act. बिना RTI के भी मिल जाएगी आपको. तो वो नहीं दे रहे हो, 1 साल से नहीं दे रहे हो। तो फिर maybe you can complain to the registrar of cooperative society. नहीं, रजिस्ट्रार को भी 4-5 बार कंप्लेंट करा, उन्होंने बोल रहे दे दो बोल के 4-5 बार उनको लेटर दिया। 3 दिन में दे दो, इमीडिएट दे दो बोल के लेटर दे रहे। उन्होंने दोनों एक ही है। मैं तो RTI में भी करके देख लो सर। RTI में भी करके देख लो। वैसे बिना RTI के दे देना चाहिए। RTI एक्ट की जरूरत नहीं है, बट RTI एक्ट भी लगा के देख लो। नहीं, RTI एक्ट में नहीं पूछा सर, ये सोसाइटी एक्ट में। हाँ, सोसाइटी एक्ट में पूछा, बट आप RTI एक्ट में भी पूछ के देख लो आप। हाँ, ओके, बढ़िया, अच्छा साहब, अच्छा। और देखिए फिर वो क्या डिफेंस लेते हैं, 81J का डिफेंस लेते हैं या 2H या 2F का डिफेंस लेते हैं, तो देखिए उसमें मैं मेंबर भी है बोल के बता के करेंगे। हाँ, ठीक है, इसमें RTI एक्ट में भी कर लीजिए। रिप्लाई आ जाता है 1 आध महीने बाद, फिर बताइए क्या उसमें क्या डिफेंस देते हैं PIO, है ना? ठीक है, ठीक। रजिस्ट्रार को पूछेंगे सर। ठीक है, रजिस्ट्रार को भी पूछ सकते हैं आप। ठीक है, बीरेंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और हमारे जो साथी हैं, आप लोगों के जो भी प्रश्न है आप लोग पूछें, तब तक बीरेंद्र कुमार जी आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। एक एक करके आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके अपनी अपनी बात रखें। आज एक बात और भी बताना चाह रहे हैं हम आपको कि हमारे यहाँ लाइन सप्लाई थोड़ा सा बाधित हो गई है पिछले 24 आवर से। यहाँ पर बहुत तेजी से तूफान आया था, मतलब बहुत तीव्र तूफान था, तो कई सारे खंभे वगैरह टूट गए हैं। तो लैपटॉप भी उतना चार्ज नहीं है, अबाउट हाफ मतलब चार्ज है बोल सकते हैं। और मोबाइल की भी यही स्थिति है, जहाँ से वाईफाई वगैरह हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग 12-12:15 तक तो इसको कर पाएंगे, और फिर इसके बाद यदि बंद हो जाए तो उसके लिए आप लोग पहले से तैयार रहिएगा। तो ठीक है, अपन आगे का प्रश्न लेते हैं। सोमशेखर जी, आपका डाउट क्लियर हो गया? ओके, हो गया जी, ठीक। और हमारे जो दूसरे साथी हैं और जो आप लोगों की जो दिक्कत है, बालेन मिश्रा जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे थे, आपका भी डाउट क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर, अब उसको लगा। अच्छा सर, ये बता रहा हूँ, जैसे मैं वो खाली जो नंबर है, देखिए क्या होता है, कथनी और मतलब क्या कह रहे हैं वहां पर और क्या ऑर्डर दिया है, दोनों अलग अलग होते हैं। कई बार मुंह से कुछ और बोल देते हैं, और जब ऑर्डर देते हैं तो उसमें इस तरह से फिर लोचा कर देते हैं। तो अभी वो ऑर्डर आपके पास आएगा, उसमें क्या लिखा है उस पर ही डिपेंड करेगा। और फिर यदि उन्होंने जो चीज यदि आपने जो बात कही उसको वो छोड़ दिए और वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं किया ऑर्डर में, और आपको लगता है कि पूरा नहीं है, तो फिर आपको आगे उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। फिर वही कोर्ट वगैरह का जो अमूमन हर कोई करता है, वही तरीका। जी। नहीं, एक्चुअली उसमें हुआ था द्विवेदी जी, ये हुआ था, मैंने 2 एक साथ लगा दिया था अपील।
तो उनके इसके द्वारा वो बोले कि मतलब इसको निरस्त करने के लिए, तो फिर मैं बोला सर एक निरस्त करके और ये वाला दे दीजिए मेरे को। तो वो वाला वो रखा नहीं था PIU, जिसमें निर्माण नहीं हुआ था नाली का, वो वाला मैं बोला कि मेरे को इसको दे दीजिए। तो बोले वो फिर सर बोले कि 2 महीने का आपको टाइम दिया जा रहा है, 2 महीने में आप ये वाला इनको उपलब्ध कराइए, और अभी ये जो रखे हैं फ्री हाल इसको भी दे दीजिए, ऐसा बोले थे। ठीक है, ऑर्डर आ जाए, पहले ऑर्डर आ जाए, फिर आप उसमें आगे कुछ जो भी होगा तो करेंगे। जी जी। और आप लोगों के कोई प्रश्न है तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं हैंड रेज करके। वीरेंद्र जी तब तक इस पर ये हाँ जो जी, हाँ जी, हाँ मैं जो इनके सवाल लेता हूँ। यस यस। हाँ, जो जब तक डीपी बिल के बारे में थोड़ा सा 5 मिनट आप बताइए, इसमें और क्या मतलब आपके नज़र में क्या कुछ इसमें डेवलपमेंट हुआ है, क्या लग रहा है, इसमें सरकार की क्या मंशा है, और क्या प्रोग्रेस आपको समझ में आई है। आप भी थोड़ा सा अपडेट लेते रहते हैं मीडिया के माध्यम से और जो भी नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं और तमाम से, तो हाँ जी, हाँ जी, और अन्य मीटिंग में भी बिल आप पर लोग तो जुड़ते, हाँ अन्य मीटिंग में भी आप लोग जुड़ते रहते हैं, तो वहाँ से क्या इनपुट्स हाँ आ यस यस। क्या डेवलपमेंट है जी। डीपीडीपी बिल तो अभी काफी चर्चा हो चुकी है पिछले कुछ हफ्तों में, लेकिन एक नया डेवलपमेंट और हुआ है कि डिजिटल इंडिया बिल भी आ गया है। अब ये जो डिजिटल इंडिया बिल है 2023, जी जी ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो करीब 22-23 साल पुराना हो चुका है, तो IT एक्ट 2000 को हटाकर अब डिजिटल इंडिया बिल जो है 2023, ये अभी पार्लियामेंट के सामने अभी है, पब्लिश हो गया है ये। अभी बिल है, मतलब एक्ट नहीं बना है, पास नहीं हुआ है, लेकिन ये डिजिटल इंडिया बिल भी आने वाला है और उससे जो क्रिमिनल लॉ है वो भी काफी बदलने वाला है। इसका विजन डॉक्यूमेंट वगैरह आ गया है, ड्राफ्ट अभी रिलीज शायद नहीं हुआ है, एग्जैक्ट प्रोविजंस इसके वो पता नहीं चले हैं, लेकिन ये बिल भी आया है। और अभी जो डीपीडीपी बिल है इसमें केवल सिविल प्रोविजन है। जो 2018 का और 2019 का जो बिल था उसमें जो क्रिमिनल पनिशमेंट भी थी, जो अलग अलग टाइप के वायोलेशंस के लिए, तो ऑफेंसेस जो है वो IT एक्ट के चैप्टर 9 और चैप्टर 11 में आते हैं, तो उनको अभी अनटच्ड रखा गया है और केवल इसमें पेनल्टी का प्रावधान है और कॉम्पेंसेशन का जो प्रावधान है वो कॉम्पेंसेशन विक्टिम को दिया जाता है, पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है, वो सरकारी खजाने में नहीं जाता है, पेनल्टी सरकारी खजाने में जाती है। तो कॉम्पेंसेशन का जो प्रोविजन है वो IT एक्ट से भी हटाने का अभी प्रस्ताव है कि 43A जो है, जो अमेंडमेंट से डाला गया था 2009 में, तो इसको समाप्त करके 43A को हटा दिया जाए और कॉम्पेंसेशन जो है, मतलब एक प्राइवेट लिटिगेशन जो है वो खत्म हो जाएगा और जो केवल सरकार ही जो है वो पेनल्टी कर पाएगी या क्रिमिनल एक्शन भी ले पाएगी, इस तरह का इसमें प्रावधान है। तो कॉम्पेंसेशन को पूरी तरह से हटा रहे हैं। कॉम्पेंसेशन के लिए फिर केवल सिविल कोर्ट है, वही एक उपाय रहेगा, या फिर IT एक्ट में भी कॉम्पेंसेशन के प्रावधान है, तो वो 43 में आता है। तो ये मतलब अभी प्रपोजल है, प्रस्ताव है। तो डिजिटल इंडिया बिल में जितना आप समझ पाए हैं, इसमें क्या RTI कानून को इसमें भी तो कोई नुकसान या ऐसी तो नहीं बात नहीं, उसका नहीं, इसका RTI से कोई संबंध नहीं, लेकिन हो भी सकता है। अब अभी मतलब बिल अभी उसका एग्जैक्ट वो आया नहीं है, केवल उसका विजन डॉक्यूमेंट अवेलेबल हुआ है मुझे, तो उसमें मैंने थोड़ा सा देखा है। तो डिजिटल इंडिया एक्ट अभी तक तो केवल नाम सुन रहे थे, लेकिन अब इसका मैं अभी जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ 9/3/2023 का डिजिटल इंडिया डायलॉग्स बेंगलुरु हाँ कर्नाटक प्रपोज्ड डिजिटल हाँ इंडिया एक्ट 2023 ये आया है इसका, है ना? हाँ यस यस, तो इसका लगभग विजन डॉक्यूमेंट आ गया है। हाँ 29 पेज का इसका प्रेजेंटेशन है, और हाँ यस, मुझे 29 लगता है का कि आप प्रेजेंटेशन मैंने भी वही देखा है। यस, तो आप लोग बाकी सभी इसके और ज्यादा इसमें डिटेल डिजिटल इंडिया, जानना है। हाँ डिजिटल इंडिया प्रपोज्ड डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 इस तरह से आप लोग गूगल में डालेंगे तो ये माइटी से आपको आ जाएगा, वहां से, है ना? ये आप देख सकते हैं सभी लोग। ये ऑथेंटिक वेबसाइट जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जी जी तो MIT की वेबसाइट पर ही अवेलेबल है। तो ठीक है, फिर इसको देखते हैं, ये इस पे भी चर्चा आगे के कार्यक्रमों में हम लोग करेंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इसमें भी डेवलप हो जाए, पहले इसको समझ लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो आगे के कार्यक्रमों में इस पर भी कोई हम लोग चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर। हाँ यस, और अन्य जो भी हमारे साथी हैं, ये आपके कोई प्रश्न है तो आप लोग अपनी बात रख सकते हैं, यहाँ पर पूछ सकते हैं। RTI से जुड़े हुए यदि आप लोगों के प्रश्न है, डेटा प्रोटेक्शन बिल तो ठीक है, यदि आप लोग कुछ कर रहे हैं तो वो बता सकते हैं, और यदि
नहीं है तो आपके आरटीआई से रोज के जुड़े हुए जो प्रश्न है आप अपनी बात रख सकते हैं। हेमंत कुमार जी ने हैंड रेज किया हुआ है। हेमंत कुमार जी बताइए आपका क्या प्रश्न है। वीरेंद्र कुमार जी हमारे बीच में आरटीआई रिसोर्स पर्सन है, उत्तराखंड से। आप लोग कई बार उनसे नमस्ते हाँ जी और सभी जी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी हाँ जी, क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही पूछिए। नमस्कार सभी आरटीआई मित्र। हेलो सर, एक्चुअली बात वही लास्ट टाइम वाला, ये पान आधार कार्ड लिंक, उसकी अभी ये लोग ने डेट बढ़ा ली है। हाँ यस, वो बढ़ गई है। यस, वो तो अभी मेरी गवर्नमेंट बस ने बढ़ा एक दिया। ये हाँ, तो मेरी ऐसे रिक्वेस्ट थी कि अगर कोई अपना सुप्रीम कोर्ट में मित्र है तो एक पीएल कर सकते हैं करके, नहीं, इसमें मैं आपको क्योंकि बताता हूँ जो सरकारी लीगल पोजीशन डॉक्यूमेंट। है, इसमें बताता हूँ ये क्यों किया गया है। ये पहले ये फ्री में था। 31 मार्च 2022 तक आधार पैन अपलिंकिंग जो था वो फ्री में था। फिर इसमें ये पाया गया कि 61 करोड़ टोटल पैन कार्ड धारक है और 46 करोड़ लोगों ने लिंकिंग कर लिया है। 15 करोड़ लोग हैं उन्होंने अभी तक नहीं किया है। फिर इसमें इन्होंने पहले जो फ्री में था उसको बढ़ाकर 500 रुपया फीस कर दिया और अप्रैल से लेकर जुलाई तक 3 महीने ये 500 रुपया फीस थी। उसके बाद फिर जुलाई के बाद उन्होंने फीस 1000 कर दी है और 31 मार्च थी जो अभी खत्म हो गई 2 दिन पहले, उसको बढ़ाकर एक्सटेंड करके अब उन्होंने ये कर दिया है कि वो जो पिछले रेट से ही वो, क्योंकि 16 करोड़ लोगों का ये लिंकिंग करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये फंक्शन है। और इसका जो कारण है वो बताता हूँ कि क्या है कि आधार में कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, पैन में कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। तो इसका जो मेन एम है वो है डुप्लीकेशन, कि जो इंफॉर्मेशन एक डाटाबेस में है वो दूसरे डाटाबेस में की जाए। लेकिन ये कि अब गवर्नमेंट खुद होके भी कर सकती है, लेकिन ये कि चूंकि हर एक की प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है तो गवर्नमेंट ने हर एक को राइट दिया है कि वो अपने आधार को अपने पैन के साथ लिंक करे। गवर्नमेंट खुद होके ये पता लगा भी नहीं सकती क्योंकि नाम सिमिलर होते हैं और भी कई चीजें होती है। तो किसका पैन है और उसका कौन सा आधार है, ये लिंकिंग जो है वो हर एक को खुद ही करना है। दूसरी बात ये कि पैन कार्ड लेना हर एक के लिए जरूरी नहीं है। यदि कोई 2.5 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन करता है एक साल में, तो 2.5 लाख से ज्यादा के ट्रांजेक्शन है तो ही फिर पैन कार्ड लेना जरूरी है, अदरवाइज पैन कार्ड लेना जरूरी नहीं है। और जो पनिशमेंट इसमें थी वो ये थी कि यदि कोई नहीं करता है तो उनके जो पैन है वो निष्क्रिय हो जाएंगे, मतलब निष्प्रभावी हो जाएंगे और उसके बाद फिर उसको मतलब फिर से एक्टिवेट करने के लिए भी चार्जेस देने होंगे और वो अपने तब तक वो इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह या कुछ भी वो फाइल नहीं कर सकते हैं। और इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह या जो भी नहीं कर पाते उसकी वजह से जो पेनल्टी होती है वो भी बाद में हो सकती है, इंटरेस्ट वगैरह भी चार्ज किया जा सकता है। तो इसलिए ये 46 करोड़ लोगों ने कर दिया है, 15 करोड़ जो कि काफी बड़ी संख्या है। और कई बार गवर्नमेंट के पास भी इतनी मशीनरी होती नहीं है कि वो इतना सब कुछ करे, जैसा पिछले बार आपने बताया था कि काफी भीड़ हो गई थी और इसीलिए गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल नहीं इंद्र जी, वो उसको सब जो है लिमिट बढ़ा दी है। अब वो फीस एग्जॉर्बिटेंट है, उस ग्राउंड पे आप वो कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले तो फ्री रखा था और अभी भी ये बढ़ाया मान है। सकते हैं, लेकिन अभी देखो अभी इसको अगर मैं पहले फ्री रखा था, क्योंकि अभी सिचुएशन क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। चाहे मतलब भारत में जो भी बोला है डिजिटल इंडिया, हर घर मोबाइल पहुंच गया, ये वो, फिर लेकिन अभी तक जो आपकी आवाज नहीं आ पा रही हेमंत जी। हाँ कब तक बढ़ा दिया सर? हाँ, कब तक कर सकता है? हेमंत कुमार जी आप थोड़ा सा नेटवर्क क्षेत्र में आ जाइए, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। नेटवर्क गड़बड़ है इसलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं, बीच बीच में कट रही है आवाज, है ना। नहीं फुल, मैं पान एकदम फुल और नेटवर्क आधार में। कब तक कर सकता है सर? और हेमंत जी इस टॉपिक को अपन ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये आरटीआई से थोड़ा सा जुड़ा कम है और ये दूसरा इशू है, इसके लिए बल्कि एक आध अलग से ही कार्यक्रम कर लिया जाए। जैसा कि बता दिया वीरेंद्र जी ने कि क्या वजह है, लोग नहीं कर रहे हैं इसलिए सरकार ने इसका रेट बढ़ा दिया है। और हाँ हाँ, हाँ हाँ तो इसके लिए जल्दी कर लिया जाए और नहीं तो इंतजार किया जाए, इनका यूज है बस। और इसमें क्या किया जा सकता है, पीआईएल आप लगा सकते हो, पीआईएल लगाओ जो ज्यादा ले रही है सरकार। निर्मल सिंह जी आपका क्या प्रश्न है? ये 31 मार्च 2022 तक तो फ्री था और अभी जो डेट बढ़ाई गई है वो 30 जून तक बढ़ाई है, शिवानंद जी, मतलब जो भी 3 महीने बढ़ी ये है। जो हाँ 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया फॉर द टाइमिंग, 30 मार्च 2023, सॉरी 30 जून, 3 महीने बढ़ा दी गई है डेट।
हेलो, हाँ निर्मल सिंह जी बताइए। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। मेरे को एक क्वेश्चन लेना था, क्या स्कूल आरटीआई के अंदर आते हैं जी? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ आपकी आवाज आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हम स्कूल से आरटीआई के अंदर आंसर शीट मांग सकते हैं बच्चे की? हाँ, आंसर शीट जो है बच्चों की वो ना वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा हुआ है। हाँ जी। तो उसमें आंसर बुक जो होती है वो कोई भी बॉडी हो तो वो सब जो भी है सब इसमें आरटीआई के दायरे में आती है, क्योंकि जो एग्जामिनिंग बॉडी होती है वो जनरली बोर्ड या ये होते हैं यूनिवर्सिटीज, तो ये सब आरटीआई के दायरे में आते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, यही पूछना था। हाँ, आपको बोर्ड की एग्जाम का ही चाहिए ना, इंटरनल एग्जाम, और ये तो वैसे भी जनरली दिखाई इंटर देती बोर्ड का 11th या 12th जो भी है हाँ, सर। क्लास टेस्ट वगैरह तो केवल इंप्रूवमेंट के लिए होती है बच्चों की, तो वो तो वैसे भी हाँ जी, हाँ टीचर जी। दिखाई देते हैं स्टूडेंट्स को, है ना। ठीक है। लेकिन बोर्ड और यूनिवर्सिटी ये सब पब्लिक अथॉरिटी है और आरटीआई के दायरे में आते हैं। और 9 अगस्त 2011 का जो है सीबीएसई वर्सेस आदित्य बंदोपाध्याय का केस है, तो हाँ उसके जी, हाँ जी। मुताबिक सभी बच्चों का अपनी आंसर बुक पे उत्तर पुस्तिका पर अधिकार है देखने का। ठीक हाँ, है। लेकिन उसमें लीगल रेमेडी उनके पास कुछ नहीं है। लीगल रेमेडी फिर ये है कि इवैल्यूएशन ठीक से नहीं हुआ है, तो वो यूनिवर्सिटी के जो रूल होते हैं, बोर्ड के रूल होते हैं, उसके मुताबिक स्कूल का है सर वो तो। निर्धारित अवधि में, हाँ, तो निर्धारित अवधि में वो अपना इवैल्यूएशन वो करवा सकते हैं। रिवैल्यूएशन की एप्लीकेशन अलग से देनी पड़ती है, वो आरटीआई में नहीं आता। ठीक है जी। हाँ, मतलब आरटीआई में फोटोकॉपी मिल जाएंगी, फिर वो इवैल्यूएशन सही नहीं हुआ तो वो दूसरे टीचर से जांच करवाना है, तो रिवैल्यूएशन जो है वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नियम के अंतर्गत ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू। देखना चाह रहे हैं ना कि किसी दूसरे की कॉपी देखना चाह रहे हैं? दूसरे की तो नहीं मिलती, वो फिर 81J होता है, उसमें बड़ी लंबी प्रोसीजर है, उसमें कम से कम 4.5-6 महीने लग जाते हैं। अच्छा जी, अच्छा। स्वयं की कोई भी छात्र देख सकता है। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, आप लोग जो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कृपया अपना हैंड रेज का ऑप्शन चूज करेंगे, जैसे कि हाँ गैलेक्सी एटॉल से मैडम कोई हैं, उन्होंने अपना हैंड रेज किया हुआ है। मैडम बताइए। जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है। जी नमस्कार। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आरटीआई का अगर हम कोई जवाब मांगते हैं तो ऑन पेपर हमें कुछ और दिया जाता है और ग्राउंड लेवल पे कुछ और होता है, तो उस पे हम आगे क्या एक्शन ले सकते हैं? जी बीरेन जी। और इसमें आप यदि बोलते हैं कि सूचना जो गलत है, तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो भी सूचना सर्टिफाई करके देती है, ये साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, वो हमेशा सही मानी जाती है और वो कोर्ट में भी प्राइमरी एविडेंस के रूप में मान्य है। और आप यदि आरोप लगाते हैं कि सूचना नहीं है, तो फिर वो साबित करने का जो भार है वो आपके ऊपर होता है कंप्लेंट केस में। तो आप इसमें कंप्लेंट कर सकते हैं, और यदि मिसलीडिंग है या भ्रामक है या गलत है, तो फिर आप उसमें सेक्शन 18 में कंप्लेंट कर सकते हैं सूचना आयोग में। लेकिन साबित करने का भार आप पर रहेगा फिर, क्योंकि विभाग जो देता है वो हमेशा जो है वो सही मानी जाती है सूचना। अच्छा, नहीं वो हम देख रहे हैं ना कि उन्होंने बोला काम हो गया लेकिन काम नहीं हुआ कुछ भी, तो भ्रामक ही है ना, वो तो गलत ही है। मैं तो हाँ, भी तो तो फोटो लेकिन उनको साबित करने भेजूंगी। का भार आप पे रहे, साबित करने का भार आप पे रहेगा, क्योंकि इसमें प्रिजम्पशन ऑफ लॉ इज इन फेवर ऑफ द पीआईओ। सरकारी विभाग जो सूचना देता है वो सही मानी जाती है, बट इट इज रिव्यूटेबल। ये जो प्रिजम्पशन है वो रिव्यूटेबल है, और आप एविडेंस लाके उसको गलत साबित कर सकते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट मुझे अभी एक्शन क्या लेना है? सीआईसी में जाना है? हाँ, उसमें आप जो है जो सूचना आयोग जाके आप उसमें ये बता सकते हैं कंप्लेंट करके कि वो सूचना जो है वो भ्रामक है या किस तरह से गलत है ना। हाँ, तो हाँ। वो लीगल रेमेडी आपके पास। उसमें तो काफी टाइम लग जाता है ना, 1-2 साल लग जाते हैं शायद। नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन वो कोविड की वजह से पेंडेंसी सभी आयोगों में बढ़ गई है, तो इसलिए आजकल कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है। पहले इतना टाइम नहीं लगता था, क्योंकि ये 2 साल का जो है ना एरियर जो पेंडिंग केसेस, तो ये 2 साल लगभग कई आयोग काम नहीं कर पाए, उसकी वजह से पेंडेंसी सभी जगह पर ये हालत है, इवन हाईकोर्ट में भी और सूचना आयोगों में भी। ओके, तो क्या हम पीआईओ को दोबारा से आरटीआई लगा सकते हैं कि ये आपने दोबारा फोटोग्राफ ये आपने कहा ये ऑन श्योर आप है ना अपना तो ड्राफ्टिंग वो चेक करके करिए देखूं कि है ना आपने कि हाँ यस ड्राफ्टिंग में क्या होता है कई बार, जैसे कि हमारी भाषा क्या है, जैसे कि आप सपोज पूछते हो कि अमुक कर्मचारी कितने दिन उपस्थित रहा, तो ये एक लैंग्वेज हो गई। आप बोलते हो कि मुझे उपस्थिति की सूचना चाहिए इतने तारीख से इतने तारीख तक, वो एक चीज हो गया। आप बोलो कि मुझे लीव एप्लीकेशन चाहिए, तो वो तीसरा डॉक्यूमेंट हो गया। मतलब अटेंडेंस रजिस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम लीव रिकॉर्ड। तो ऐसा होता है कि आपका जो ड्राफ्टिंग है उसको आप एग्जामिन करिए कि आपने एग्जैक्टली क्या मांगा है, और वर्ड्स बदल कर ड्राफ्टिंग को इम्प्रूव करके आप फिर मांग सकते हैं।
है ना। जी 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 मतलब ओके ड्राफ्टिंग इतना अच्छा होना चाहिए कि पीआईओ को कोई भी मतलब वो और अभिलेखात्मक मांगी है सूचना जो है ना, प्रश्नात्मक नहीं बल्कि अभिलेखात्मक, क्योंकि एवरी इंफॉर्मेशन इज कंटेंट इन सम रिकॉर्ड, और हर डॉक्यूमेंट का कुछ नाम होता है, जैसे अपॉइंटमेंट लेटर, ऑर्डर, ट्रांसफर ऑर्डर, टर्मिनेशन ऑर्डर, है ना, डिसमिसल ऑर्डर, हर चीज का एक कुछ नाम होता है डॉक्यूमेंट का। तो वो डॉक्यूमेंट का नाम क्या है वो एग्जैक्ट पता लगाकर यदि मांगेंगे तो उसमें फिर वो पीआईओ को अपना डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा और ही विल बी बाउंड टू प्रोवाइड दैट इन्फॉर्मेशन। अदरवाइज क्या है कि प्रश्न के उत्तर के जवाब में आप प्रश्न पूछेंगे, पीआईओ उत्तर दे देगा, सूचना दे दी गई है, तो कई बार ऐसे प्रश्नोत्तरी चलते रहती है। तो आरटीआई इज नॉट अबाउट हाँ एग्जैक्टली यही चल रहा है 3 साल से। और हाँ, तो सूचना उन्होंने बोला प्रश्नात्मक ऑन नहीं, पेपर काम अभिलेखात्मक मांगी है रिकॉर्ड में, है ना। आप रिकॉर्ड में, तो की कॉपी रिकॉर्ड में हाँ, उसमें रिकॉर्ड, अच्छा 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 रिकॉर्ड की कॉपी मांगू कि क्या क्या काम किया है। हाँ रिकॉर्ड, यस रिकॉर्ड की कॉपी मांगी है। जैसे आप प्रश्न पूछोगे कि हमारे मुख्यमंत्री हाँ भ्रष्ट है क्या, पीआईओ उस पर कमेंट नहीं करेगा, लेकिन आप बोलो कि अमुक कार्य किया गया, इसमें कितना खर्च हुआ, क्या ये हुआ, या मुख्यमंत्री ने अमुक घोषणा की, उसके क्रम में क्या क्या कार्रवाई की गई, तो फिर वो रिकॉर्ड में होगा, तो वो रिकॉर्ड उसको देना पड़ेगा। मतलब डायरेक्ट आप प्रश्न नहीं दिया पूछ है, सकते। रिकॉर्ड दिया है उन्होंने कि हमने ऐसे नोटिस हाँ तो उसका लगाया, जो ये हाँ तो किया, उसका जो हमने थोड़ा एनालिसिस और उसका जो एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन है ना, ऐसा है कि इफ हाँ इंफॉर्मेशन इज कंटेन इन सम डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट ओके पर से उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना आपका काम है। आप उस सूचना को समझिए, क्योंकि वो अपनी कमेंट नहीं करेगा, वो कोई भी टीका टिप्पणी करने के लिए पीआईओ ऑथोराइज नहीं है, ना ही वो आपको ये बताएगा कि सूचना लीगल है या इलीगल है। बोलेगा इलीगल है तो कोर्ट में जाके चैलेंज हाँ करो, निरस्त करवा दो। उसका काम है कि सूचना ओ, उपलब्ध कराना, प्रशासन में पारदर्शिता लाना, ओहो है ना। फिर उसमें ये कि कोई ऑफेंस है ऐसा कुछ आपके समझ में आता है तो फिर सूचना आयोग में रेमेडी नहीं मिलेगी, तो फिर आपको जो उसके वरिष्ठ अधिकारी है या जो प्रशासनिक ये है, तो वहाँ पे आपको ये जो प्रकरण है वो एक्सपोज करना होगा कि इसमें ये अनियमितताएं हुई है, क्योंकि कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने का सूचना आयोग को अधिकार नहीं होता है। सूचना आयोग की पारदर्शिता लाता है, सूचना दे देता है, अब उस सूचना का क्या करना वो फिर आपको दूसरे फोरम पे जाना पड़ेगा, जिनको कम और मतलब कार्रवाई करने का अधिकार होता है उनको। ओके आयोग को आपको प्रशासनिक ठीक अनुतोष है नहीं दे ठीक सकता, है ना। सूचना आयोग से ठीक है सूचना उपलब्ध करवा सकता है, ठीक है प्रशासनिक अनुतोष वो नहीं देगा। शिवानंद जी बड़े से आप करोड़ों का ओके घोटाला भी सूचना आयोग के सामने लाओगे, सूचना आयोग बोलेगा हमको पावर नहीं है, क्योंकि उनको जो पावर होता है वो केवल सूचना देने का होता है। बोलते फोटो कॉपी ले लिया, वो आपको जो करना है करिए आगे। शिवानंद जी अच्छा अच्छा शिवानंद ओके जी थैंक यू मैडम के सब्जेक्ट के बारे में मुझे बोलना है कुछ। जी बोलिए ना। हाँ मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, पुणे से। तालेकर साहब रिटायर्ड पुलिस अधिकारी है, हाँ उनको काफी अच्छा क्रिमिनल लॉ का नॉलेज है। हाँ जी तालेकर साहब कहिए। हाँ डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल के रिटायर हुआ 10 साल के पहले। तो आपके सब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा आपका इधर आईपीसी के तरफ ये करना चाहता हूँ। तो आईपीसी में 167 एक सेक्शन है जिसमें पब्लिक सर्वेंट इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट फ्रेम करता है या बनाता है तो उसको 3 साल की सजा है। आपने जैसा अभी बोला है जगह पे काम हुआ नहीं लेकिन काम हुआ, ऐसा आपको उसने आंसर दिया है। तो जगह पे काम हुआ नहीं है, वो आजू बाजू के 2-3 लोगों के आप एफिडेविट ले सकते हैं, वहां के फोटो भी निकाल सकते हैं, ये एविडेंस हो गया। और आपको बाकी डिटेल भी दिया है, काम हुआ है, ये उसको कुछ खर्चा है वो किया होगा उसमें। तो ये 167 के अंदर आप एफआईआर कर सकते हैं, उसको 3 साल का सजा है। पुलिस इजीली एफआईआर नहीं करेगी आपका, लेकिन डीएसपी के पास फिर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 154(3) में डीएसपी के पास कंप्लेंट कर सकती है। और दोनों ने भी नहीं लिया तो उनके खिलाफ और ये पीआईओ के खिलाफ कोर्ट में आप 153 में कर सकती है कंप्लेंट। सर मेरे को आपका नंबर दीजिए, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करती हूँ। जी जी 9822 जी सर 982260 जी 8180। ठीक है सर, थैंक यू सर, मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूंगी। आपका केस अच्छा है, बन सकता है। जी 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 और पुलिस वाले ने भी गलत रिपोर्ट की है जाके, और लोगों ने क्या किया हुआ फ्लोर। आजकल पुलिस वालों के खिलाफ भी आपने को थोड़ा सजग रहना चाहिए। अच्छा कैसे? हाँ वही आपको अपना उनको बताना चाहिए कि ये ऑफेंस है, आप नहीं रजिस्टर करोगे तो आपके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। उनको अपनी वर्दी का पावर होता है ना, वो कहते हैं कि हम डरा के धमका के चुप करा लेंगे, कुछ नहीं होगा तो गलत केस डाल के अंदर कर देंगे पब्लिक को, इसीलिए पब्लिक डरती है क्योंकि उनके पास वर्दी है।
2013 में कानून आया है, पब्लिक सर्वेंट अगर कोई कानून ऑफेंस करता है तो उनको भी 2 साल की सजा का नया प्रोविजन आया है। और पब्लिक के लिए ये अच्छा चीज है कि जो ऑफेंस में 7 साल के कम सजा है, 7 साल से कम अगर 7 साल तक सजा है पब्लिक ने किया हुआ अपराध को, तो अरेस्ट कर नहीं सकती पुलिस। ओके, तो डरने कोई का नहीं, मैं जरूरत आपसे डरने का जी जरूरत मैं नहीं। जी मैं आपसे डिटेल में बात करती हूँ हाँ। आराम से, जब आपके पास टाइम होगा। और अभी थैंक यू सर, अभी अपने फोरम में मैं चलिए, एक एफआईआर के बारे में बात रखने वाला हूँ। कालेकर जी, वेरी गुड। कालेकर जी, हाँ, हाँ। एफआईआर की कौन सी बात आप रखने वाले थे, उसको पूरा कर लें, फिर अगला प्रश्न पढ़ लेते हैं जी। ओके 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 ओके। मैं शोलापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ ओरिजिनल। तो मेरे गांव में गांव का एक आदमी ने मेरे खेत में जेसीबी मशीन के साथ कुछ काम शुरू किया था। इलीगल ट्रेस पास करके जेसीबी से ट्रेस। आवाज आ रही? आ रही है आपकी आवाज। हाँ, वो ट्रेस पास का ऑफेंस किया था, तो उसके बारे में मैंने पुलिस स्टेशन में 2009 में कंप्लेंट किया, एफआईआर दिया। तो पुलिस वाले ने एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, तो वो पुलिस ऑफिसर के खिलाफ डीएसपी के पास कंप्लेंट किया। तो 2009 से 2015 तक उसका एक्शन चालू है ऐसा कंटिन्यू किया। और 2015 में मुझे आंसर दिया कि आपका फाइल उपलब्ध नहीं है ऑफिस में। तो उस केस के बारे में मैंने सेम पुलिस स्टेशन में वही पीआई के खिलाफ, पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दूसरा एफआईआर किया, तो वो भी नहीं रजिस्टर हुआ। तो उसके खिलाफ मैंने डीएसपी के पास कंप्लेंट किया 154 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो इंस्पेक्टर ने भी एफआईआर लिया नहीं है और एसपी ने भी एफआईआर लिया नहीं है। उस टाइम हर एक जिले में हमारे यहाँ दो कम से कम एसपी है, सीनियर एसपी और एडिशनल एसपी, 2 पोस्ट है। तो दोनों ने कुछ किया नहीं करके मैंने कोर्ट में 156(3) सीआरपीसी में पीआई के खिलाफ अलग कंप्लेंट किया और ये 2 एसपी के खिलाफ अलग कंप्लेंट किया। 2016 में किया था। 2021 में पीआई के खिलाफ एफआईआर करने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया। और जो 2 एसपी थे उनके बारे में अभी 28 तारीख को, ये मार्च 28 2023 में ऑर्डर दिया कि इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 202 के अंदर इनका इंक्वायरी करके कोर्ट में रिपोर्ट भेजो। तो ये सिचुएशन है। अभी तक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर करने के लिए कोई एप्लीकेशन किया नहीं था कोई नागरिक ने, सो फार आई नो, महाराष्ट्र में। तो ये अपना पहला केस है। और जिस आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ मैंने कोर्ट में कंप्लेंट किया था, तो वो अभी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होके अभी रिटायर हो गया 2-3 महीने के पहले। तो ये 2 आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ ऑर्डर कोर्ट में इनको इंक्वायरी करने के लिए ऑर्डर मिला है। तो हम लोग ये भी थोड़ा परस्यू करके आरटीआई में भी इसका यूज कर सकते हैं हम लोग। थैंक यू जी, धन्यवाद कालेकर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और हाँ सर, मुझे ऐड करना है। हेलो, हाँ, मैं ऐड करूँ? हाँ, ऐड करिए। मैडम जी ने बताया उनका प्रॉब्लम और बाकी चीजें, तो मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं उनको अच्छी तरह गाइड कर सकता हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं है। हमारे महाराष्ट्र में एक एक्ट है, विसल ब्लोअर एक्ट, और उस एक्ट के अंदर मैम कंप्लेंट भी लॉन्च कर सकती है। लेकिन उसमें ऐसा है कि यदि कंप्लेंट गलत होगी तो उनको भी सजा हो सकती है। और ये जो कानून है शायद 2013 का है। ओके, तो मैम ने उस कानून का थोड़ा बहुत स्टडी करना चाहिए। सेकंडली, महाराष्ट्र में अलग अलग गवर्नमेंट के जीआरस है और उन्होंने बताया है कि विद इन 19 डेज कंप्लेंट रिजॉल्व होने चाहिए, नहीं तो हाईकोर्ट का जो अवमान होगा उसके बारे में भी जीआर है। यदि उनको चाहिए ना सर, आप उनको मेरा नंबर दीजिए, मैं उनको बाद में सब डिटेल बताऊंगा कैसे वो भी आगे जा सकती है। आप अपना नंबर, अपना स्वयं का नंबर चैट बॉक्स में आप नीलकंठ जी शेयर कर लीजिए, मैडम आपका नंबर यहाँ से ले लेंगी, ठीक है ना। रमाकांत कौरव जी, आप अपने हैंड रेज किया हुआ है, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी नमस्कार सभी को। जी नमस्कार सर,
मध्य प्रदेश के एक IAS ऑफिसर हैं जिनकी कुछ जानकारी मैंने RTI से निकाली थी, उसमें गड़बड़ी पाई गई है, उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ काम किए हैं, तो उसकी कंप्लेंट की थी मैंने लोकायुक्त में, उस पे मामला दर्ज हुआ है आपराधिक प्रकरण। तो उस आपराधिक प्रकरण की कॉपी मांगी थी मैंने RTI से, तो उनका ये पत्र आया है अभी 2 दिन पहले। तो जो आपराधिक प्रकरण है उसके संबंध में उन्होंने लिखा है कॉपी देने के संबंध में, मना करते हुए कि संबंध में लेख है कि मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी राजपत्र क्रमांक 400 दिनांक 25 अगस्त 2011 से अधिसूचित किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 8(1) में कतिपय आधारों पर सूचना के प्रकटन से छूट दिए जाने का उपबंध है। अतएव उक्त अधिनियम की धारा 24(4) है 24(4) के अंतर्गत लोकायुक्त संगठन मध्य प्रदेश की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किए जा रहे विवेचना अन्वेषण के मामले में सूचना प्रकटन से छूट दी गई है सर। तो ये कहते हुए इन्होंने जानकारी देने से इनकार किया है, जबकि FIR की जो पूरी जानकारी FIR आपराधिक प्रकरण है वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है, पोर्टल पे डाला हुआ है, मेरे पास है, मैंने निकाल लिया तो कम से कम मुझे FIR दे सकते थे वो, सत्यापित प्रति चाहिए थी उसकी, तो उसको ये धारा 24(4) और 8(1) का हवाला देते हुए मना कर रहे हैं लोकायुक्त क्षेत्रीय कार्यालय, गलत कर रहे हैं। वीरेन जी ये इस केस में ये तो FIR के बारे में तो 2015 का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि FIR जो है ये सभी पब्लिक होती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के छोड़ के, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो है ECIR उसको FIR से उन्होंने अलग माना है, तो वो छोड़ के बाकी जितने भी FIR है तो ये तो 24 घंटे के अंदर वेबसाइट पर पब्लिश करना पड़ता है, और हर जगह पर पोर्टल भी बने हैं और इलेक्ट्रॉनिकली भी अवेलेबल है। उसमें आप बस जिले का नाम और थाना का नाम देना होता है, FIR सर्च करके गूगल में आप टाइप कर लीजिए और FIR यदि हो गई है तो आपको FIR मिलेंगी और PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। सभी FIR इस तरह से हर स्टेट की अलग अलग अवेलेबल है। वैसे वो FIR काम करेगी, लेकिन रमाकांत जी उसकी सर्टिफाइड कॉपी चाह रहे थे, सर्टिफाइड कॉपी तो दे देना चाहिए। सर्टिफाइड लोकायुक्त में दर्ज है सर FIR, और मजे की बात यह है मेरी बात हुई थी PIO से, 3 बार मेरी मुलाकातों के बात हुई, तीनों बार उन्होंने कहा कि आप आवेदन दे दीजिए, आपको उपलब्ध करा देंगे, और ये नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब देने की बारी आई तो उनका डिस्कशन हुआ SP के साथ, तो उसके बाद उन्होंने यह लेटर जारी किया है, और एक सीनियर IAS ऑफिसर हैं, ये FIR आपके खिलाफ है, उनके खिलाफ FIR है, ये मेरी शिकायत पे हुई है। आपकी शिकायत पे हुई है, ठीक है जी। तो ऐसा है कि देखिए वो एक ग्राउंड पे वो मना कर सकते हैं 81H में कि अभी उन्होंने अरेस्ट किया नहीं होगा और अरेस्ट करने में प्रोसिक्यूशन में कोई बाधा पड़ सकती है, तो उस ग्राउंड पे 81H में वो मना कर सकते हैं। नहीं तो FIR तो पहले से ही पोर्टल पे है, तो उसी की सर्टिफाइड कॉपी देने में क्या दिक्कत थी उनको? सर्टिफाइड में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब वो ऑलरेडी पब्लिक, और फिर 24 का एग्जाम्पशन भी लागू नहीं होता, क्योंकि जब FIR आ गई है तो 24 जो है ना एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी उसमें लागू नहीं होता। हाँ, और एक जो पिछला अभी क्वेश्चन पूछा था ना, जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें मैं बता दूं कि ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल था, वो एक्ट नहीं हुआ है, और वो मतलब नोटिफाई नहीं हुआ है। ये पास हो गया था पहले 2011 में, उसके बाद फिर 2014-15 में फिर आया था, बट ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, ये अभी तक भारत में लागू नहीं हुआ है। तो इसलिए इसमें कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह अभी अवेलेबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक वो एक्ट लागू नहीं होता है, नोटिफाई नहीं होता है, तो ये अभी लगभग 8 साल इसको हो गए, अभी तक ये नोटिफाई नहीं हुआ है। उसी तरह से भ्रष्टाचार से जो संपत्ति अर्जित की गई, तो उसको भी सीज करने का फोर फीचर का जो प्रॉपर्टी एक्ट था, ये VP सिंह गवर्नमेंट ने 1988 में कर दिया था, लेकिन वो भी एनफोर्स हुआ नहीं था, और फाइनली फिर 2017 में वो लागू हो सका है। तो लगभग उसको करीब 29 साल लग गए उस एक्ट को लागू होने में। तो इसलिए ये जो है विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में अभी फिलहाल लागू नहीं है, ऑपरेशनल हुआ नहीं है ये। जी स्वागत करेंगे, हमारे बीच में माननीय शैलेश सर जुड़ चुके हैं, शैलेश गांधी सर, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त, और इस कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी है वो। तो सर स्वागत है आपका। और जिस तरह से टॉपिक आज का DPDP बिल पर जो रिसेंट कुछ डेवलपमेंट को लेकर के, और यदि कोई बातें और आगे इसमें कुछ सुझाव हैं तो उसको लेकर के, और RTI कानून से जुड़े हुए प्रश्नों को लेकर के था, समसामयिक मुद्दों पर, तो कृपया अपनी बात रखें, मार्गदर्शन करें। DPDP बिल के बारे में तो ये कहूंगा कि उसमें 2 प्रावधान है, 29(2) और 32, जो
आरटीआई को बहुत सीरियस डैमेज कर सकते हैं, उनको निकालना जरूरी है। 32 में ये कहा है कि ऑल पर्सनल इंफॉर्मेशन, व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन सबको मना किया जा सकता है, और व्यक्ति को डिफाइन किया गया है इंडिविजुअल, कंपनी, स्टेट, HUF सब आ गए, तो पत्थर को छोड़ के सब कोई पर्सन बन गए, और पर्सनल मतलब जो व्यक्ति से लगता है वो। तो इस तरह से ये राइट टू डिनाई इंफॉर्मेशन, सूचना न देने का अधिकार बन जाएगा PIO के लिए। आज जो गैर कानूनी तौर से वो मना करते हैं 81J में, वो कानूनी हो जाएगा। इसका विरोध करना बहुत जरूरी है। 29(2) में ये कहा है कि DPDP बिल सबको ओवरराइड करेगा, सब एग्जिस्टिंग कानून। अगर वो हो गया तो RTI एक्ट को ओवरराइड करेगा। मतलब सूचना देने के पहले PIO को ये सोचना पड़ेगा कि DPDP बिल में तो ये कवर्ड नहीं है, और यदि DPDP बिल में कवर्ड रहा तो 500 करोड़ रुपए तक का जुर्माना उस पर लग सकता है सूचना देने के लिए। तो सब तरह से देखा जाए तो ये दोनों चीज हटाने की जरूरत है। DPDP बिल मस्ट नॉट ओवरराइड RTI एक्ट, ये जरूरी है, और इसके लिए लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। उसके साथ अभी एक बहुत चर्चा में है, प्राइम मिनिस्टर की डिग्री के लिए गुजरात हाईकोर्ट डिसीजन दिया है कि 81E में कवर्ड है, 81J में कवर्ड है, सेक्शन 11 में कवर्ड है। ये तीनों कानूनी तौर पे गलत है। ये तीनों सेक्शन 11 तो एग्जम्पशन है ही नहीं। थर्ड पार्टी को कई लोग एग्जम्पशन करके बना दिया है, कानून में थर्ड पार्टी को एग्जम्प्ट नहीं किया गया है। थर्ड पार्टी का एक प्रोसीजर है जो फॉलो कर सकता है PIO, मगर निर्णय 81 पे ही होता है कि सूचना दी जाए या ना दी जाए। 81E फाइड्यूशरी और 81J पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन वैसी होनी चाहिए कि जिसका कोई पब्लिक एक्टिविटी से संबंध ना हो। 99% सूचना जो सरकारी दफ्तरों में होती है वो पब्लिक एक्टिविटी का रिजल्ट होती है, 99%। या प्राइवेसी पे इन्वेजन हो। अब प्राइवेसी क्या है ये डिफाइन नहीं किया गया है, और कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कहा भी है ये भी प्राइवेसी, वो भी प्राइवेसी, वो भी प्राइवेसी। प्रधान के डिग्री सर्टिफिकेट की जहां तक बात है, वहां तक बोलते हैं वेबसाइट पे है, तो जो वेबसाइट पे है वो देने में कोई एतराज होना ही नहीं चाहिए। ये वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, मगर ये डिसीजन अगले सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के आधार पे है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सूचना का अधिकार न देने का अधिकार बन जाएगा। और तीसरी चीज ऑफ कोर्स इसके साथ थोड़ा अलग से जोड़ के कहूंगा कि सूचना आयुक्तों में 2-2, 3-3 साल की जो पेंडेंसी रही है वो बढ़ती जाएगी। भारत के कोर्ट्स में ये बीमारी फैल गई है, हर साल थोड़ा थोड़ा बैकलॉग बढ़ता जाता है। अगर ये रहा तो सूचना का अधिकार इतिहास का अधिकार बन जाएगा, इसका बिना मतलब हो जाएगा। मैं समझता हूँ सब सूचना के अधिकार में काम करने वालों को इन चीजों पे गौर करना चाहिए। एग्जम्पशंस गलत तरह से ना इस्तेमाल हो। इंफॉर्मेशन कमीशन 45 दिन में या 60 दिन के अंदर निर्णय दें। ऐसे 3 हाईकोर्ट के जजमेंट्स है, 2 कर्नाटक के और 1 कलकत्ता हाईकोर्ट का, कि 45 दिन में सूचना के आयुक्तों को निर्णय देना चाहिए, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है कहीं। देश भर में लॉयर जहां भी हैं कोशिश करें, मैं इस हमारे PIL कॉपी भेज सकता हूं। इस तरह के केसेस देश भर में अगर हम करें तो शायद कुछ कोर्ट सुनेगी, अपनी सुनवाई होने की संभावना है। धन्यवाद। सर, हमने लॉयर की बात करी तो हमारे मध्य प्रदेश में अभी एक चीफ जस्टिस ने, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने एक बात रखी थी कि हर महीने 25 से 30 पुराने प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा, सुनवाई की जाएगी, सीधे सुनवाई करने का उनका प्रावधान था। तो जब ये मामले लगने लगे, पुराने मामले, तो जिन वकीलों के 500-600 प्रकरण रहते हैं, जो अपने आप को रिनॉम्ड वकील बोलते हैं, अच्छे अधिवक्ता हैं, जो समाज में जिनकी अच्छी पैठ है, तो हर कोई उन्हीं को अपना प्रकरण देता है। तो अभी 50 साल से 20 साल से अपना वो प्रकरण लेकर के उनकी लिस्टिंग तैयार है, 500-600 प्रकरण लेकर के रखे हुए हैं। अब वो 10-10 साल 20-20 साल जो पुराने प्रकरण हैं, उनकी जब लगने लगी, जल्दी सुनवाई लगने लगी, तो वो अब उनका अधिकार तो रहता ही है, और तमाम बार काउंसिल भी, चाहे वो जिले की हो,
मतलब हाई कोर्ट की हो, इस तरह से तमाम उनका अपना आधिपत्य है। तो उन्होंने मोटिवेट करके एक हड़ताल ही चालू करवा दी कि हम मतलब चीफ जस्टिस के इस तरह के जो निर्णय है उसका हम विरोध करते हैं। और उसमें ये हो रहा है कि भी हमें लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको इस पर हस्तक्षेप करना पड़ा और इनको टेबल पर बुलाना पड़ा, बोले कि आप लोग हड़ताल खत्म करिए और आइए हम बार काउंसिल को लोग आए, हमसे बात करें इस बात को लेकर के। तो ये स्थितियां चल रही हैं। तो मतलब हमें तो नहीं लगता कि ऐसे मतलब इसमें कई सारे फैक्टर हैं। हालांकि जजेस की जो नियुक्तियों को लेकर के है पेंडेंसी का कारण वो भी बताया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल ना होना वो भी बात आती है। ऊपर से एक बात जो आती है रहे सही अंत में कि वकील जो पेंडेंसी है बहुत ज्यादा जिन लोगों ने मामले लिए हुए जिन वकीलों ने, तो चूंकि उनका 100 प्रकरण एक महीने में लग रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन वो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने केस को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इस डर से कि हमारा केस हमारे हाथ से चला ना जाए, गलत ना डिसीजन हो जाए, इसलिए वो हड़ताल पे आ गए हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी इसको लेकर के हमें लगता है कि काफी डाउटफुल है कि आपने जो सुझाव दिए हुए हैं वो सही तरीके से मतलब हो पाएगा, इम्प्लीमेंट हो पाएगा। क्योंकि मेरे हिसाब से सवाल हम सबके लिए एक है, संविधान पे और कानून पे देश चलेगा या लॉयरों की मनमर्जी से चलेगा। अगर हम मानते हैं कि नहीं लॉयरों की मनमर्जी से चलेगा तो फिर ठीक है, खुश रहें, आबाद रहें। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सरकारी वकीलों का अपना रोल रहता है, प्राइवेट वकील तो है ही हैं। सरकारी वकीलों सही तरीके से पैरवी नहीं करते हैं, वो भी अपनी बहाने और बात बताते हैं। सरकार का सही तरीके से पक्ष निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक नहीं रखते हैं। दूसरे लोगों से मिल करके पक्ष विपक्ष दोनों से सांठ-गांठ करके लोग इस तरह से कर लेते हैं। कई सारे मामलों में ऐसे भी देखा जाता है। डेट ले लेना, डेट आगे बढ़ा देना, बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें सीधे न्यायपालिका को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसमें बहुत अच्छा खासा हमें लगता है कि पूरा एक वो काम कर रहा है, पूरा एक इसको मतलब पीछे ले जाने के लिए पूरा का पूरा ये सिस्टम ही काम कर रहा है हमें लगता है, जिसमें सभी लोग सम्मिलित हैं, बराबर के सब हकदार हैं इसमें। मैं एक ही निवेदन करूंगा शिवानंद जी, अगर दंगे हुए या गुनाखोरी बढ़ी तो आप पुलिस को दोष देते हैं। तो अगर किसी पे दोष नहीं देना है तो ठीक है, ऐसे ही चलते सही रहे। आपका सही मतलब है कि जुडिशियरी इसके लिए दोषी है भाई, आगे तो उसी को आना पड़ेगा ना, क्योंकि जज तो वही है, सरकारी है, सरकार को ही बोलेंगे, जजों को ही बोलेंगे। अब उसमें वकील दोषी है या कौन है वो तो उन्हीं को डिसाइड करना है भाई। वो अपना सिस्टम ऐसा तैयार करो कि ये स्थितियां निर्मित ना हो। हमें तो फास्ट जस्टिस डिलीवरी सिस्टम चाहिए, वो आप उपलब्ध करवाओ, चाहे जैसे उपलब्ध करवाओ। शिवानंद जी हेलो। हाँ आशीष नारायण जी बोलिए। नमस्कार सर। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारे यहाँ लाइट 2 दिन से डिस्टर्ब है। यहाँ पे तूफान आया था तो 50-60 खंभे टूट गए हैं, तो अभी बन नहीं पाए हैं। तो उम्मीद भी नहीं है कि आज शाम तक लाइट आएगी, तो बैटरी वगैरह बड़े मुश्किल से आधे घंटे चल पाएगी। तो आप लोग तैयार रहिएगा क्योंकि बीच में हाँ हमारा एकदम सिंपल 2 सवाल है गांधी सर का पास। सर आई आशीष नारायण विश्वास फ्रॉम वेस्ट बंगाल। I have 2 specific questions, sir, before your kind honor. First is, please explain subsection F of section 18, 18F का. Second है, sir, kindly tell me under which provision of law an honorable court could impose penalty on information seeker. Number 3. Let me answer one each at a time. That is not a penalty; it's a cost imposed on Arvind Kejriwal. Though I have doubts whether if somebody files a petition, he should be liable to pay costs. Somebody who's defending a petition, I'm not clear why he should pay for costs of this, because this is a very difficult question. Section it's cost. Cost, whatever it may be, Mr. Kejriwal has to pay the amount to the Gujarat Legal Services, or he has to go to the High Court Division Bench for appeal or Supreme Court, anything, whatever it may be. But what I want to know that information seeker, Mr. Kejriwal was the respondent. Number 2, because Gujarat University. One second. You are not information seeker under RTI Act. He did not file any application under section 6(1). ये suo motu cognizance का केस था और हाई कोर्ट डिड नॉट डिसाइड ऑन दिस इशू। उन्होंने इस ग्राउंड पे डिसाइड नहीं किया है कि ये जो इंफॉर्मेशन है जो मांगी गई है
ये बिना 6(1) के दी जा सकती है कि नहीं, उन्होंने, क्योंकि देयर वाज नो आरटीआई एप्लीकेशन ऑन द फर्स्ट, और फिर उसने कॉस्ट इंपोज किया है। इट इज नॉट ए पेनल्टी, पेनल्टी का कोई प्रोविजन नहीं है इंफॉर्मेशन सीकर को। एंड अरविंद केजरीवाल नॉट एन इंफॉर्मेशन सीकर इन दिस केस, he was a petition filer, और जो petition फाइल किया, he was a जो petition अपील जो फाइल की थी वो गुजरात यूनिवर्सिटी ने फाइल की थी अगेंस्ट श्रीधर आचार्युलू एंड 3 अदर पर्संस। 79 पेज का उसका जजमेंट है एंड इट इज ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। प्राइम मिनिस्टर डिग्री इज ऑलरेडी पब्लिक, सो दैट वाज नॉट एन इशू। गुजरात यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, मैंने भी आज डाउनलोड की है। द इशू वाज जो उसमें सॉलिसिटर जनरल ने बोला है कि हम यदि एक व्यक्ति की देते हैं तो यूनिवर्सिटी में भी फ्लडेड विद लैक्स ऑफ रिक्वेस्ट फॉर सच डिग्रीज, और फिर सभी की डिग्री पब्लिक करनी पड़ सकती है। तो फिर जो उनका राइट टू प्राइवेसी जो होता है कि एक व्यक्ति की देते हैं तो पब्लिक फंक्शनरी की तो हम दे देंगे, बट जो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है उनका क्या, कैन वी गिव फॉर एग्जांपल एनी स्टूडेंट्स डिग्री टू एनीबॉडी? तो इशू ये है, वेरिफिकेशन जो है दैट इज सेपरेट इशू। इग्नू में एक प्रोसीजर है, विदाउट आरटीआई आप 400 रुपए में किसी की भी डिग्री वेरीफाई कर सकते हैं। इफ यू हैव डाउट, इफ यू आर एन एम्प्लॉयर, 10 लाख स्टूडेंट्स है इग्नू के, और वेरिफिकेशन इज पॉसिबल आफ्टर पेइंग फीस ऑफ से 400 रुपीज। तो इग्नू की डिग्री कोई भी वेरीफाई कर सकता है, बट ठीक है सर, आरटीआई की भी जरूरत नहीं है। अच्छा सर, मेरा जहां कंफ्यूजन हो रहा है या मेरा जहां मैंने क्वेश्चन है, जे इज इट डिनाइबल अंडर, इफ इट इज डिनाइबल अंडर सेक्शन 81J, then can it be denied to the parliament? 81J में बोला गया है कि साफ साफ बोला गया है सेकंड लिम में, ये जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिनाई नहीं किया जा सकता वो पब्लिक को भी डिनाई नहीं किया सकता। नहीं, लेकिन आशीष नारायण जी 81J के तहत ये जानकारी नहीं रोकी गई है, बात ये है ना। हाँ, मेरा पास प्रूफ है, मैं दिखा दूंगा आपको। होल्ड करिए, की गई है जजमेंट में, दोनों उनके हिसाब से लागू होता है। 81E भी लागू होता है, 81J भी लागू होता है। मेरा पास इस इंफॉर्मेशन है, इसमें 81J क्लियरली मेंशन है। तो मेरा ये सवाल है, हाँ, तो 81J में जब इसको डिनाई किया गया है तो I want to know whether this information is deniable before the honorable parliament and state legislative assembly. If it is not, in my opinion, it's a poor order. And yes, right, sir. One obvious thing is the order is against respondent 1, Sridhar Acharyalu. Yes. Tomorrow, orders will be against High Court judges and subordinate court judges. The judge is never named. It is against an order of a court. It's against an order of a tribunal. गांधी जी यदि हिंदी बोल सके तो प्लीज। मेरे हिसाब से इंफॉर्मेशन कमिश्नर का नाम डालना ऑर्डर में गलत है। पिटीशन इंडिविजुअल आयुक्त पे नहीं है, पिटीशन आयोग पे है। ये बहुत ही फनी है कि आयोग का नाम रिस्पोंडेंट के तौर पे लिखा गया है पहला, जो मेरे हिसाब से गलत है। अगर ये हो सकता है तो कल को फिर कोर्ट में ये होगा कि जो डिसीजन हम चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में, तो जज का नाम आएगा। ऐसा आयुक्त पे केस कर, ये श्रीधर आचार्युलू आयुक्त का नाम है, इसमें आयोग का हाँ सर, हाँ ये गलत है, ये गलत आयुक्त के ऊपर केस कर। It deserves to be challenged before the higher court. So far, I think that is a different matter. I'm not getting into that. Okay, sir. Sir, my next question, sir. Oh, one second. Section 18F, sir. Please. Section 18F को थोड़ा, हाँ, शॉर्ट में 18F, सर। गांधी सर, सेक्शन 18। शिवानंद जी कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए पहले। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे बीच में एक राजकुमार जैन जी हैं जो कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजकुमार जैन जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रखें, बहुत समय से उन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आप आज मुझे सुन रहे हैं? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बताइए। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, मेरा तो एक ही क्वेश्चन है। मैं एक बहुत पीड़ित व्यक्ति हूँ। मैंने कोई सूचना मांगी तो मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे करके मुझे जेल भी भिजवा दिया गया। मैंने सूचना मांगी, उसके खिलाफ सूचना आयोग ने मेरी सुन के और मुझे सूचना देने के लिए बाध्य किया। 7 साल हो गए। सूचना नहीं देने पे उनको ये आदेश दिया कि आप या तो सूचना दो राजकुमार जैन को, अन्यथा
एफआईआर जो फाइल होगी उसकी एफआईआर दर्ज कराओ, संबंधित कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ इसके विरोध में, क्योंकि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। इसलिए वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में मेरे खिलाफ, वो सूचना आयोग के खिलाफ नहीं किया, मेरे खिलाफ ही आर्टिकल 226 में रिट याचिका कर दी। तो ये कहते हुए कर दी कि सूचना आयोग को ये अधिकार नहीं है कि वो एफआईआर के आदेश दे सके। तो मैं इसके अंदर अपने बचाव को क्या करूं? इसका जवाब कोई लॉयर ही दे पाएंगे मेरे ख्याल से, वीरेंद्र जी बताए शायद। नहीं, मैं वो ये कहना चाह रहे हैं सूचना आयोग को ये अधिकार नहीं है कि वो एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दे सकते। देखिए, तो क्या सूचना के अधिकार अधिनियम में ये है? वो आदेश नहीं दे सकता, वो सिर्फ निर्देश देता है। इट इज जस्ट रिकमेंडेशन, वो बाइंडिंग आदेश नहीं होता है। उसके बाद फिर ये कि यदि ऑफेंस, हाँ बीरेन जी वो सिर्फ निर्देश दे सकता है। उन्होंने कागज मांगा, राजकुमार जैन जी ने कागज मांगा, वो कागज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। कागज किसी कर्मचारी ने, अधिकारी ने गुमा दिया अपनी टेबल से। तो सूचना आयोग कागज हाँ एक मिनट मेरी बात, मेरे को वो कागज 2017 में अवलोकन कराया गया था, मेरे से दस्तखत लिए गए थे, मेरे को दस्तखत दिए गए थे, क्या मैंने वो कागज देख लिया है। जब मैंने आरटीआई के थे तो उस कागज की मैंने वो मांगी कि भाई मुझे इसमें से ये दस्तावेज चाहिए। वो 500 करोड़ की जमीन का मैटर है। जब वो मैटर ज्यादा उठा तो मेरे खिलाफ टूटी फूटी एफआईआर दर्ज करा के मुझे तो जेल भेज दिया, पीछे सारी कार्रवाई खत्म करके कर दिया। अब मैंने जब आरटीआई के तहत मांगा तो आरटीआई में जाते जाते 7 साल बाद में ये निर्णय हुआ कि मुझे वो फाइल दी जाए, और नहीं रहे तो वो जो संबंधित अधिकारी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। उसके खिलाफ वो चला गए, उसमें हाई कोर्ट में रिट लगा दी। वो ये कहते हैं कि सूचना आयोग को ये अधिकार नहीं है। फाइल थी वहां पे, उन्होंने मुझे दिखाई है, उनके दस्तखत मेरे पास है, मेरे दस्तखत उनके पास। क्यों सूचना आयोग के पास अधिकार नहीं है? अधिकार बिल्कुल एफआईआर का अधिकार सूचना आयोग को ना होगा, लेकिन आपको तो अधिकार है एफआईआर का। सूचना आयोग को हो ना हो, आपको अधिकार है। सूचना आयोग को निर्देश देगा और वो निर्देश बाइंडिंग नहीं होता है, लेकिन आपको अधिकार है एफआईआर का। ये नहीं क्रिमिनल लॉ कैन बी सेट इन मोशन बाय एनी इंडियन सिटीजन। अच्छा, पहला। दूसरा, साबित करने का भार आप पे होगा फिर, है ना, कि क्रिमिनल लॉ जो होता है तो मेरे लॉयर कर देंगे वो। दूसरा एक ऐसा, मैंने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पाया कि पुलिस ने ये रिपोर्ट लगाई कि ये मामला सिविल नेचर का है, अतः इस पे कार्रवाई पुलिस क्रिमिनल नेचर की नहीं हो सकती। वो करते हुए उसने वो एफआईआर की कॉपी कोर्ट में पेश कर दी। मैंने पुलिस से उसकी पूरी उनके इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट मांगी तो बोल रहे थे हम नहीं दे सकते, कानूनन हम दे ही नहीं सकते। वो तो कोर्ट से मिल जाएंगी आपको, मैजिस्ट्रेट दिला देगा आपको। कोर्ट में ये प्रावधान बताते हैं कि जो ओरिजिनल कॉपी है ना, उनकी कॉपी तो वो दे सकते हैं, लेकिन सर्टिफाइड की सर्टिफाइड और फोटोस्टेट की सर्टिफाइड नहीं दे सकते। लेकिन चार्जशीट जो होती है वो तो मिल जाती है। जो फाइनल रिपोर्ट जो होती है 173 में, वो तो मैजिस्ट्रेट ट्रायल के पहले दे देता है और वो वहां से भी आपको मिल जाएंगी। नहीं मिल पा रहे थे तो मैं पुलिस वाले कोर्ट में ये बोल रहे, पुलिस वाले सूचना आयोग में ये बोल रहे कि हम नहीं दे सकते, इसके सूचना आयोग के ये सूचना के अधिकार में हम वो इससे हमारे को छूट प्राप्त है। नहीं तो पुलिस से मांगिए ना आप, पुलिस से मांगिए। पुलिस क्यों नहीं देंगे? पुलिस तो पब्लिक अथॉरिटी में आती है। हमारे पास हम तो जब पुलिस ने सूचना आयोग में कहते हैं कि हम बाध्य नहीं है तो फिर को कहाँ से देगी वो? क्या लोकायुक्त तो पुलिस है? कौन सी पुलिस है वो? राजस्थान पुलिस। अच्छा, तो वो तो एग्जम्प्टेड नहीं है, फिर उनको देनी पड़ेगी। वो तो उन्होंने कोई चंडीगढ़ के किसी हाई कोर्ट का डिसीजन की कॉपी दे करके सुनाया। आप देखिए राजकुमार जैन जी, आप इसमें अपील कर दीजिए। उन्होंने जानकारी से मना कर दिया, 6(1) पे आपने आवेदन लगाया, तो आप इसकी 19 के तहत अपील कर दीजिए। फर्स्ट अपील उसमें अपील करने के बाद में उन्होंने नहीं दी, तो उसके बाद में मैंने परिवाद भी कर दिया। परिवाद चल रहा है अभी, परिवाद। हाँ ठीक है, परिवाद आप कंप्लेन और साथ में सेकंड अपील भी आप कर दीजिए 19(3) के तहत। परिवाद तो सिविल होता है। माननीय मैंने कंप्लेंट कर दी, सेकंड अपील कर दी, सेकंड अपील का डिसीजन आ गया, सेकंड अपील के डिसीजन के बाद में नहीं दी उन्होंने। अच्छा, परिवाद आपने कहा सिविल कोर्ट में किया है? नहीं, सिविल कोर्ट में सूचना आयोग में करते हैं ना, जब उनके आदेश की पालना नहीं होती तो फिर 20 सूचना आयोग में परिवाद नहीं होता है, वहाँ शिकायत या अपील होती है। शिकायत होती है, हमारे यहाँ उसको परिवाद बोलते हैं। 20(1) में 21 में 20 में नहीं होता, 18 या 19 में होता है। 20 में पेनल्टी होती है, 20 में पेनल्टी होती है। हाँ, तो वो अभी बेचारा दिए ना, लेकिन पुलिस नहीं दे रही है। 2 तीसरा मैटर एक और है मेरा, एक मेरे खिलाफ 20 लाख रुपए का डिसीजन भी
आईसीआईसीआई बैंक, क्या मैं आईसीआईसीआई बैंक से सूचना मांग सकता हूँ? क्या हेलो, सूचना मांग रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। क्या सूचना मैं सूचनाएं मांग रहा हूँ आप स्वयं के बारे आईसीआईसीआई में। बैंक ने, एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं इतना समझदार नहीं हूँ। आईसीआईसीआई बैंक ने 20 लाख रुपए किसी पार्टी के खाते से अन्य किसी राजकुमार जैन को डेबिट कर दिया, और उस पार्टी ने उस 20 लाख रुपए का गबन करते हुए मेरे पे एफआईआर दर्ज करा दी। वो मेरे को नहीं है, वो किसी अन्य राजकुमार को गए, लेकिन मुझे मोहरा बनाना था, इसलिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। तो क्या मैं आईसीआईसीआई बैंक से सूचना मांग सकता हूँ? सूचना मांगिए, वैसे साबित करने का भार उनके ऊपर है। उसने मेरे खाते वो में साबित डेबिट करने किया। के ऊपर एक मिनट शैलेश सर, नाम सेम हो, लेकिन अकाउंट नंबर तो अलग अलग, बीरन जी अकाउंट नंबर अलग अलग होते हैं। बैंक है या उसने आईसीआईसीआई बैंक ने केवल वो स्टेटमेंट होता है, उसके अंदर ये लिखा है राजकुमार जैन भी नहीं, राजकुमार आरटीजीएस सिंडिकेट बैंक। तो उससे आपको उसके परेशान आगे होने वाली कोई बात ही नहीं है। उसमें ऐसा है, अकाउंट नंबर आपके उससे मैच नहीं होता है तो नाम से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। वो अकाउंट आपका, आप डिनाई कर दीजिए कोर्ट में कि मेरा अकाउंट नहीं है। माननीय महोदय, स्टेटमेंट में अकाउंट नंबर नहीं डलते हैं, आरटीजीएस ही लिखा हुआ है केवल। तो बिना और उसका बिना अकाउंट नंबर के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होता है। अगली बैंक पार्टी अकाउंट ने जिसने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उसने वो उस ठीक है, स्टेटमेंट के आधार पे करीब 20 लाख रुपए का गबन किया। राजकुमार जैन जी आप रुकिए, एक सेकंड। बीरन जी साबित करने का। बीरन जी मैं ये कह रहा हूँ, आप अपना थोड़ा सा नंबर शेयर कर लीजिए चैट बॉक्स में। राजकुमार जैन जी आप नंबर नोट कर लीजिए वीरेंद्र कुमार जी का, है ना, और आप मुझसे भी संपर्क कर लेना, मैं दे दूंगा। वो आपको इस विषय में पूरा लीगल एडवाइस आपको दे देंगे, है ना। मेरा नंबर भी शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि अपन ये ज्यादा खींचे जाएगा और आज बैटरी भी कम है, कुछ और एक आध हम पर्सनल लोगों को ले लें। शिवानंद जी, मेरा एक तो बाकी हो रह गया सवाल, छोटा सा है सर। हाँ पूछिए। हाँ गांधी सर, मैं आशीष नारायण बोल रहा हूँ सर। थोड़ा सेक्शन 18A थोड़ा आसान भाषा में थोड़ा बता दीजिए सर। मतलब नहीं, क्या आपको चाहिए? सेक्शन 18A में एक्चुअली क्या बोल रहा? 18(1)(f) any other information relating to, हाँ वो तो लिखा है, लेकिन इसका हम मीनिंग थोड़ा जानना चाहते हैं, जे इसका एप्लीकेशन हम कहाँ करें? मेरे हिसाब से सूचना देने के कोई भी मैटर में, सूचना जाहिर करने की कोई भी मैटर में 18(1)(f) का इस्तेमाल हो सकता है, और वहां से इंफॉर्मेशन कमीशन को पावर्स मिलते हैं बहुत सारी चीजों का ऑर्डर देने का, इंफॉर्मेशन के लागू, इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे डालने का, सुओ मोटो पब्लिश करने का, ये सब अधिकार वहां से आते हैं। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। हाँ, अदर का मीनिंग ये है कि जो ABCD में नहीं आता है वो सब F में आ सकता है। दैट इज द मीनिंग, एनी अदर मैटर का अर्थ। जो 18 ABCD में नहीं आता है वो सब F में आ सकता है। अच्छा ओके सर, थैंक यू बोथ सर। हंसराम यादव जी हैं, हंसराम यादव जी आपका क्या प्रश्न है? अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ बताइए, बोलिए। हाँ सर, मेरा प्रश्न ये है कि हम 5 भाई हैं। सर सुन रहे हो? हाँ सुन रहे हैं, आप बोलिए। तो उसमें से एक भाई मेरा बचपन से मेरे ताऊ की गोद चला गया। अब वो पंचायत ने 2014 में हमें जो वारिस प्रमाण पत्र पिताजी का दिया, उसमें उसका नाम नहीं है क्योंकि वो गोद गया। उसने अपना राशन कार्ड ताऊ के नाम से बनवा लिया, वोटर लिस्ट में ताऊ का नाम है, और जितने भी डॉक्यूमेंट आधार में ताऊ का नाम है। अब वो सरपंच दूसरा आ गया, पहले ने हमारे पक्ष में दिया था, अब वो मेरे पिताजी का वारिस प्रमाण पत्र उसका नाम नहीं था। अब उसने किसी पटवारी से साठगांठ करके एक हमारा खेत चढ़वा लिया, उसने अपना नाम लिखवा दिया, वो ताऊ की गोद है वो। तो मैं उस ताऊ का, उस भाई का वारिस प्रमाण पत्र चाहता हूँ। मैंने सरपंच को कहा भाई इसका वारिस प्रमाण पत्र दो, और ये किसके वारिस है तो दे नहीं रहा। तो मैं कौन सा आवेदन किस प्रकार लिखूं को मुझे सरपंच मुझे उसका वारिस प्रमाण ये सूचना देगी ये किसके वारिस है? किरण जी। हाँ जी, उसमें भाई के बारे में क्या सूचना मांगी थी? इसमें ये समझ नहीं पाया क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, प्रश्न ये है, मेरा भाई एक ताऊ के गोद है, मेरे ताऊ के। हाँ। और 2014 में हमारी ग्राम पंचायत से मेरे पिताजी का जो वारिस प्रमाण पत्र लिया, उसमें हमारे नाम, उसके ताऊ के जो गोद गया उसका नहीं, क्योंकि वो गोद गया उसका वारिस प्रमाण पत्र मेरे पिताजी में क्यों आएगा? ओके। अब वो
ताऊ का जो गोद गया है उसमें राशन कार्ड में नाम भी ताऊ का, पिताजी के नाम पर ताऊ का ही नाम है, आधार कार्ड में ताऊ का नाम है, वोटर लिस्ट में भी ताऊ का ही नाम, यानी मेरे पिताजी का नाम को यूज नहीं कर रहा वो। अब उसने एक खेत में नाम जुड़वा लिया अपना, तो मैं पंचायत से ये वारिस प्रमाण पत्र लेना चाहता हूँ कि वो जो मेरे ताऊ के गोद गए वो किसके वारिस हैं। हाँ यस यस, ये आप मांग सकते हैं, आरटीआई में मांगिए, देखिए, और फिर यदि वो बोलते हैं कि व्यक्तिगत सूचना है तो आप उसमें पब्लिक अपना इंटरेस्ट साबित करिए, फिर आप उसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है ना। तो पब्लिक, यही पूछ रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट क्या उसमें, ये तो मैंने लिख दिया। क्रिमिनलिटी द लॉ डज नॉट प्रोजेक्ट क्राइम्स, कहीं पर भी क्राइम है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट आ जाता है वहां पे, ठीक है ना। कोई भी चीज क्रिमिनल है, आप यदि आरोप लगाते हैं तो फिर देयर इज पब्लिक इंटरेस्ट। लॉ डज नॉट प्रोजेक्ट क्रिमिनलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, सीपीआई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वर्सेस सुभाष चंद्र अग्रवाल, तो कहीं पर भी कोई क्राइम है और वो यदि आप साबित करते हैं देन दैट इज मतलब आप उसमें ये करते हैं कि क्राइम हो सकता है ना, तो वो आप उसमें पब्लिक इंटरेस्ट जब साबित करने का मौका आता है तो फर्स्ट एपेलेट या सेकंड एपेलेट लेवल पर भले आप आरटीआई लगा दीजिए, अभी तो आपने एप्लीकेशन ही लगाई नहीं है, एप्लीकेशन लगा दीजिए, पीआईओ क्या जवाब देता है और उसके बाद फैक्ट्स बताइए केस के फिर, ठीक है ना, कि अमुक धारा में उसने मना किया, तो फिर उस धारा का उपाय बताएंगे हम। नहीं, पीआईओ को मैंने ये तो कह दिया मुझे किसी साक्ष्य की जरूरत है, और यदि ये समय पर नहीं दिया गया है तो अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी गणना पैसे में नहीं की जा सकती, ये तो लिख दिया। वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, तो जवाब क्या मिला फिर? 1 महीना हो गया आपका केस नहीं आया है। हाँ, तो आप वेट करिए, 1 महीना टाइम तो दीजिए उसको। ठीक है साहब, धन्यवाद। ठीक है, अगला प्रश्न ले लें रविंदर पासवान जी का। हेलो। हाँ जी, बताइए। सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू टाइम के लिए। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ ऑनरेबल गांधी सर से कि अगर बिफोर कमीशन प्रोसीडिंग अगर कोई सीपीआई हो इंटेंशनली अगर कोई जवाब गलत देता है, बाद में वही डॉक्यूमेंट वो सीपी ग्राम में प्रोड्यूस करता है अपनी एस्टेब्लिशमेंट जो भी एप्लीकेंट है, तो क्या वो, क्योंकि ऑलरेडी ऑर्डर हो चुका है, क्या वो कंसर्न सीपीआईओ एंड फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट में कंप्लेंट दोबारा फाइल कर सकता है बिफोर सीआईसी? पीआईओ के अगेंस्ट कर सकते हैं, एफए का बहुत सोच के करना पड़ेगा क्योंकि वो अपीलेट अथॉरिटी है, पीआईओ के खिलाफ जरूर कर सकते हैं। तो सर ऑलरेडी जो ऑर्डर है मेरा 6 मंथ पुराना है, 2022 में आया था ऑर्डर, और प्रोसीडिंग्स के ड्यूरेशन में जो कंसर्न सीपीआईओ है उसने वो इंटेंशनली वहां पे रॉन्ग सबमिशन दे दिया। अब बाद में वही डॉक्यूमेंट वो 6 मंथ के बाद देता है दिसंबर 2022 में थ्रू सीपी ग्राम, तो क्या वो एस्टेब्लिशमेंट होने के लिए मैं बिफोर सीआईसी एविडेंस अटैच करके उनको ये रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि आप इस पे प्रोसीडिंग्स डायरेक्ट करें? कंप्लेंट दीजिए, अंडर सेक्शन 18 की गलत इंफॉर्मेशन दी गई है मुझे, और विद एविडेंस भेजिए। ओके सर, श्रीधर आचार्य सर का एक मेरे पास ऑर्डर है सर 2019 का, जिसमें उन्होंने रिटायरमेंट होने के पहले उन्होंने 2 डायरेक्शन दिए कंप्लायंस कॉपी बिफोर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को, है ना। उसके बाद में वो उनका ड्यूरेशन खत्म हो गया, दूसरे सीआईसी साहब आए, उन्होंने उस पर कोई कंजिलेंस नहीं लिया, तो वही डॉक्यूमेंट उन्होंने मुझे अब दोबारा 2023 में दिया है, तो क्या 2 साल पुराना या 3 साल पुराने पे मैं कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ बिफोर? कंप्लेंट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कानून में। अच्छा, नहीं क्योंकि बिफोर सीआईसी, क्या सीआईसी उस पे कंजिलेंस लेगा कि आपने 3 साल पहले इसमें गलत सबमिशन क्यों दिया? वो सीआईसी क्या करेगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे हिसाब से कंप्लेंट आपकी वैलिड है। कंप्लेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी अपील में वो है लिमिटेशन, अपील में भी जो है वो मतलब कारण बताया जाए कि अपील क्यों लेट हो गई तो वो एंटरटेन कर सकता है वो, है ना। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। कंप्लेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है, वो आप 1 साल बाद भी कर लो। अजय शर्मा जी, आपका क्या प्रश्न है? जी सर, नमस्कार। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? जी सर, सबको नमस्कार सर। मेरा सर आरटीआई से रिलेटेड एक सवाल था कि मैंने 1-2 जगह आरटीआई लगाई थी, तो वहां से पीआईओ को ये जवाब आया, मैंने सत्यापित प्रति मांगी, वो कहते हैं कि आप फलानी वेबसाइट है उस पे जाके इसका अवलोकन कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो क्या वो
मैं वहां से मतलब मैंने प्रमाणित प्रति मांगी है, तो जो वेबसाइट पे शो कर रहा है वो प्रमाणित प्रति मानी जाएगी क्या सर? 7(9) का वायलेशन है, सेक्शन 7(9) का वायलेशन है, सेक्शन 7(9) का वायलेशन है। सेक्शन 7(9) में साफ साफ बोला गया है, इंफॉर्मेशन सीकर जिस स्टाइल और मैनर से इंफॉर्मेशन मांगेगा या डॉक्यूमेंट मांगा उसी हिसाब से देना होगा। अगर ये कोई मतलब बहुत पुराना रिकॉर्ड हो, इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है तो अलग बात है, नहीं तो इंफॉर्मेशन सीकर जैसा मांग रहा है वैसा इंफॉर्मेशन देना होगा। उस साइड में जाके देख लो, वहां जाके देख लो, ये सब नहीं है। 7(9) में साफ साफ लिखा है, an information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought, unless it would disproportionately divert the resources of public authority or would be detrimental to the safety or preservation of record in question. साफ साफ लिखा है सेक्शन 7(9). मैं इसके खिलाफ फर्स्ट अपील कर सकता हूँ फिर सर? एकदम सीधा ठोक के दीजिए, बोलिए 7(9) का वायलेशन कर रहा सीपीआईओ। ओके, क्योंकि सर मैंने तो प्रमाणित प्रति मांगी है और वो वेबसाइट का हवाला दे रहे हो तो मेरे वो गलत दे रहा है, गलत उसको कानून का पता ही नहीं है। आधा से ज्यादा पीआईओ का आरटीआई एक्ट का पता ही नहीं है, उसको जबरदस्ती कुर्सी पे बैठा दिया गया। और सर एक दूसरा सवाल था सर कि अभी जो पीएम मोदी जी वाला और केजरीवाल वाले में जो अभी एक जजमेंट आया है जो, तो इस पे ऑलरेडी डिस्कस्ड, ये वाला ऑलरेडी हम लोग आलोचना कुछ टाइम पहले किया है। गांधी साहब बोले हैं, आरटीआई के दायरे में बोले हैं, कोर्ट वहां पे कैसे डिसीजन दे रहा है? ये वो सीआईसी का ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील हुआ था, सीआईसी का ऑर्डर का अगेंस्ट में अपील हुआ था, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अभी गांधी साहब बोले हैं, वीरेंद्र साहब भी डिटेल में बोले हैं, सब कुछ डिटेल में बोला है। पासी जी हैं, पासी जी आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न ये था, हमने आरटीआई लगाई हुई थी, उसके बाद में मेरे द्वारा पैसा जमा करवाया गया और हमको सत्यापित फोटो कॉपी ना देके फोटो कॉपी भर दी गई। फिर मैंने सेकंड अपील की, सेकंड अपील में मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसके बाद में मेरे द्वारा कहा गया कि इनके ऊपर हैवी कॉस्ट लगाई जाए कि मेरे पैसा जमा होने के बावजूद इन्होंने फोटो कॉपी दी हुई है। उसके बाद आयुक्त द्वारा मुझे ये कहा गया कि इनके द्वारा ये मेरे ऊपर दबाव बनाया है कि इनके ऊपर हैवी कॉस्ट लगाई जाए। ना ही मेरे को सत्यापित कॉपी प्रदान की गई है और ना ही इनके ऊपर कोई कॉस्ट लगाया गया, और ना ही वो उस समय जब सुनवाई हो रही थी तो सीपीआईओ कोई अधिकारी भी उपस्थित नहीं हुआ सर। तो मुझे क्या करना चाहिए सर, बताइए। अगर आपके हिसाब से इंफॉर्मेशन कमीशन ने फेयरली नहीं बिहेव किया या फेयरली ऑर्डर नहीं दिया तो इनकी चारा रहता है हाई कोर्ट में रिट में जाने का। हाई कोर्ट जाए। अच्छा सर, दूसरी चीज ये है कि जैसे अपन आवेदन लगाते हैं और फिर प्रथम अपील करते हैं तो सीपीआईओ और यहाँ पे जो कैंट सीओ होता है इनके द्वारा सुनवाई ही नहीं होती है, नहीं कोई जवाब दिया जाता सर। सुनवाई करनी चाहिए, आप कमीशन को अपील कीजिए कि ये सुनवाई के बिना ऑर्डर दे रहे हैं। अच्छा सर, तीसरा सर मैं ये चाह रहा था, ये जो सेंट्रल कमीशन है, ये जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो हिंदी में क्यों नहीं दिए सर, इंग्लिश में ही दिए जाते हैं सर, जबकि राजभाषा का कितना वो किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है, उसके बाद में ऐसा किया जा रहा है सर। ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। नहीं, इसका लीगल कारण बताता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1968 है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में ये लिखा है कि ऑल कम्युनिकेशन शैल बी इन इंग्लिश, और यदि वो इंग्लिश में है, इंग्लिश में नहीं है, देन इट शैल बी अकम्पनीड बाय इंग्लिश ट्रांसलेशन। और स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे तो उसको ये कर सकती है। तो राजभाषा का मतलब कुछ लोग समझते हिंदी है, हिंदी राजभाषा नहीं है। राजभाषा एक्ट पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है राजभाषा इंग्लिश है। तो ये जब तक वो चेंज नहीं होता है तब तक वो ये कानूनी स्थिति नहीं हो सकती। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी यही है। तो पहले राजभाषा एक्ट बोलने से पहले आप ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में लिखा क्या है वो प्रावधान पढ़ लीजिए। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट में ये लिखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज शैल बी इंग्लिश। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज भारत की इंग्लिश है, हिंदी नहीं है। तो ये प्रावधान पहले पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर देखिए कि राज्य सरकार जहां जहां ठीक सर। हरी सोलंकी जी आपका क्या प्रश्न है? अभी एक विषय पे ये आया कि हिंदी और अंग्रेजी का बात है, तो
अभी इस विषय पर भी मैं बोलना चाहूंगा कि एक आवेदन यदि लगावे कि 7-9 में हमने आवेदन हिंदी में किया, ऐसे जवाब हिंदी में मिलना चाहिए, तो वो बाकायदा उनको जवाब हिंदी में मिलेगा, क्योंकि वो 7-9 का वायलेशन हो रहा है आरटीआई एक्ट का। 6-1 में लिखा है, ऐसा 6-1 में मेरे लिखा साथ है हुआ कि था, जो ऐसा मेरे भाई साथ उसमें हुआ सही है, था क्योंकि 7-9 का कि उल्लंघन है। अंग्रेजी में 2 मिनट सर, ऐसा मेरे दोनों साथ भाषा एनजीटी अलाउड है, में हिंदी हुआ इंग्लिश। था। मुझे अंग्रेजी में जवाब मिला था, मैंने 7-9 का हवाला देते हुए बोला कि मेरी आवेदन हिंदी में है, इसलिए मुझे जवाब हिंदी में मिलना चाहिए। आपने क्या जवाब दिया मुझे समझ में नहीं आया हुआ है, आप हिंदी में जवाब दीजिए, सूचना हिंदी में जवाब दीजिए, तो मुझे मिल गई थी। ठीक है। 7-9 के जो आरटीआई में जो सूचना के एनेक्सर्स होते हैं वो ट्रांसलेट नहीं किए जाते, केवल जो फॉरवर्डिंग लेटर होता है वो हिंदी का जवाब हिंदी में और इंग्लिश का इंग्लिश में होता है। नैनीताल हाईकोर्ट का भी निर्णय है, तो इसमें जो ट्रांसलेशन करने के लिए पीआईओ बाध्य नहीं है। लेकिन हिंदी एक्ट में 6(1) में लिखा है कि एप्लीकेशन शैल बी इन हिंदी और इंग्लिश, तो दोनों भाषा में एप्लीकेशन करना अलाउड है। हाँ, लेकिन ठीक है। ट्रांसलेट नहीं मांग रहे ना अपन, कोई ट्रांसलेट ट्रांसलेट करने के लिए बाध्य नहीं है वो। सत्येंद्र, सत्येंद्र जी का क्या प्रश्न है? सत्येंद्र जी का, हमारी बैटरी खत्म हो नमस्ते गई यार। नमस्ते सर। सर नमस्ते। नमस्ते। सर मैं सत्येंद्र मथुरा से बोल रहा हूँ सर। सर मैंने एक आरटीआई फाइल की थी विद्युत सेवा आयोग में, तो वहां से मैंने परीक्षा में बैठा था सर, तो मैंने अपने नंबर मांगे, मैंने कितने और जो पास हुए बच्चे उनके नंबर कितने सर, लेकिन उन्होंने मेरे को जवाब दिया कि ये 81J के अंतर्गत है और ये हम आपको नहीं दे सकते। सर क्या 81J के अंतर्गत आएगा सर? क्या मांगा था सर? मैंने जो बच्चे पास हुए थे उस परीक्षा में उनके नंबर। अन्य लोग अपने आप को म्यूट करके रखें। हाँ बोलिए, क्या क्या मांगा था? सर मैंने जो बच्चे पास हुए थे उनके रोल नंबर और नंबर, खाली बस रोल नंबर और उनके कितने नंबर है, 2 चीज पूछी थी सर। तो ये तो चीजें अक्सर वेब पोर्टल पर भी शो होती है कई बार। क्यों बिलन जी, रोल नंबर और नंबर ये तो जानकारी इनको दी जानी चाहिए कि नहीं? वही देखिए, वही द्विवेदी जी, हमारे जमाने में तो ये सब चीजें अखबारों में छपती थी, लेकिन हाँ, अब क्या अखबारों है में कि छपती आजकल थी। लोग हम लोग बड़े तो अपना रिजल्ट भी अखबारों में ही पढ़ करके जाने हैं कि हमारा इतना है पास। मार्क्स तो नहीं आते थे, केवल पास फेल वगैरह के रिजल्ट आ जाते थे अखबारों में 10वीं 12वीं के। और फिर ये कि जो आजकल प्राइवेसी से कंसर्न बहुत लोग होते हैं, तो वेबसाइट पर ये कर दिया गया है कि आपको पहले अपना या तो अकाउंट खोलना पड़ता है या फिर अपना रोल नंबर या डेट ऑफ बर्थ और कुछ डिटेल जब आप पर्सनल दोगे तो ही आप देख सकते हैं। मतलब उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति अपना ही देखे, या अपने जो ऑथोराइज पर्सन है जिसने आपको दिया है अपना डेट ऑफ बर्थ या वो चीजें बताई है तो वो उसमें देख सके, बाकी लोग ना देख सके। तो इसलिए उन्होंने वो डाटाबेस को जो एक्सेस है वो इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं। और दूसरी बात है कि कोई एनालिसिस वाली बात नहीं अपील कर होती है। दें। देखिए उसमें क्या होता है, सत्येंद्र जी आप अपील कर दो, ठीक है? आपने 81J में, पीआईओ ने 81J में मना किया, लेकिन ये कई बार क्या होता है कुछ लोग एनालिसिस मांगते हैं कि 81 कानून में ये उद्देश्य था कि तमसो मा ज्योतिर्गमय। अब उद्देश्य ये बन रहा है, जिस तरह इसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, जिस तरह इसको गलत तरह से इंटरप्रेट किया जा रहा है कि अंधेरे से लाइट में नहीं, लाइट से अंधेरे में जाए। सर उसमें क्या था सर, मैं स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटि के अंतर्गत आता हूँ, तो वो उन्होंने सर गलत तरीके से वो सीटें भर दी है, उसमें उसके लिए मैंने वो मांग की थी सर। नहीं, मेरे हिसाब से मिलना चाहिए, मगर 90% नहीं मिलेगा। नहीं, तब तो बहुत आसान है, वो तो पब्लिक इंटरेस्ट साबित कर सकते हैं आप बता सकते कि आपको ये आशंका है और आप क्यों मांग रहे हो, आप अपील स्तर पे कर दीजिए। वीरेंद्र जी, आप इंफॉर्मेशन कमीशन के ऑर्डर्स देख लीजिए, 1000 ऑर्डर में आपको 2-4 मिलेंगे ऐसे कि जो कहें कि एग्जेप्ट है और फिर भी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है, इसके लिए देना है। ठीक है, ये एक प्रश्न ले लेते हैं। रेडमी नोट 8 प्रो से है, ये कौन है? रेडमी नोट 8 से सवाल था वो नहीं रह गया है। हाँ तो जल्दी पूछिए ना आरिश जी, आप कुछ और पूछने लगे थे। हाँ पूछिए आप अपना प्रश्न, प्लीज जल्दी करिए। वो कमिश्नर के नाम के ऊपर कुछ कॉपी कमेंट्स हुई थी बात, उसमें संबंध में पूछना था, क्या नाम और कमिश्नर के आगे नाम नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ बात थी? नहीं, जो केस होता है उसको, उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए उसमें नाम पे नहीं चैलेंज होता है, आयोग पे चैलेंज होती है। इंडिविजुअल कमिश्नर का नाम या इंडिविजुअल जज का नाम नहीं होता है कभी, सरासर गलत है।
देखिए, आयोग और आयुक्त अलग अलग चीज है। जब भी कोई लोअर कोर्ट का ऑर्डर करते हैं तो वो जज को पनिशमेंट के लिए हम नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कि उसके ऑर्डर को जो है वो क्वैश किया जाए, ये हम प्रेयर में मांगते हैं। तो आयोग अलग चीज है, आयुक्त अलग है। जब अब ऑर्डर होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मानते हैं, चाहे वो 1 जज का हो, चाहे 2 जज का हो, 5 जज का हो, तो हम सुप्रीम कोर्ट का बोलते हैं। जनरली जो इंडिविजुअल जजेस नाम होते हैं, सिग्नेचर होते हैं, सब कुछ होता है, और उनके नाम रिपोर्ट भी किए जाते हैं। लेकिन एक ही गलत ऑर्डर दे या कोई उसका ऑर्डर ओवर रूल हो जाए तो उसमें पनिशमेंट या ये जो होता है नाम से, तो नाम से पक्षकार सिविल कोर्ट का या मैजिस्ट्रेट का जो वो पक्षकार नहीं बनता है, केवल उसके ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है। वो जज अपना जवाब देने के लिए या कोर्ट में काउंटर फाइल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो केवल उसका जो रीजन एंड स्पीकिंग ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर में उसने जो कहा उसके कंटेंट्स चैलेंज होते हैं, वो व्यक्ति चैलेंज नहीं होता है ना, ये फर्क है। आयोग अलग चीज है, आयुक्त अलग है। तो इसमें कोई इसमें हाई कोर्ट में किसी ने चैलेंज कर दिया था क्या, नाम से चैलेंज कर दिया था क्या किसी का? श्रीधर आचार्य लो सीआईसी जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऊपर केस कर दिया था, क्योंकि उन्होंने बिना धारा 6 के आरटीआई एप्लीकेशन मान लिया था एक लेटर को। अरविंद केजरीवाल ने एक प्राइवेट लेटर लिखा था, और वो जो लेटर था एक्चुअली सूचना अरविंद केजरीवाल की मांगी गई थी, और उन्होंने चैलेंज कर दिया कि मैं यदि ये सूचना देता हूँ तो प्रधानमंत्री भी ये केस में सूचना देते हैं, और फिर प्रधानमंत्री को ना तो